गुड मॉर्निंग। चलिए सारे स्टूडेंट लाइव से जुड़ जाइए। चलिए आ गया प्रिंस कुमार, छोटी कुमारी, छोटू कुमार, कैपकट, देखिए कुछ इशू के कारण जो जिस चैनल पे कल हम लोग लाइव दिए थे, जिस चैनल पे लाइव कराए थे कल, उस चैनल में कुछ तकनीकी इशू के कारण वो चैनल को भी स्थगित कर दिया गया है। उसके बाद दूसरा चैनल है, ये है टीच कॉम, इसका शॉर्ट नेम हुआ @MTDEKBAL। इस पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को दबा लीजिए, नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहेगी जब लाइव आएंगे। और लाइव का समय दिया गया है 11 बजे सुबह। और उसके बाद फिर आप लोग ऑफलाइन भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ऑफलाइन वीडियो 5 बजे तक यूट्यूब में आ जाएगी। आप लोग लाइव क्लास भी कर सकते हैं और वीडियो को भी देख सकते हैं, ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर कोई ऑफलाइन अगर क्लास करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास होती है यहाँ पे आपका कोतवाली, बांका मेन रोड, गोराडी भागलपुर, कोतवाली हाट में मदर टेरेसा डिजिटल एजुकेशन के नाम से सेंटर है। आप यहाँ पे आके ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। और फ़ी की अगर बात करें तो फ़ी बहुत ही कम है, ना के बराबर फ़ी है। आप लोग आइए और यहाँ पे पढ़ाई कीजिए। और इनके साथ साथ आप लोग को कैंपस का भी सुविधा दिया जाता है। आप लोग को अगर सीखने के बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि कैंपस करें तो कैंपस भी में आप लोग को भेज दिया जाएगा। चलिए एक बार हम लोग जोर से बोलते हैं, भारत माता की जय। चलिए हम लोग लेट ना करते हुए क्लास को ओपन करते हैं। देखिए हम लोग उस लाइव में पढ़े थे कंप्यूटर सिलेबस के बारे में। देखिए अब दूसरा चैनल आ गया तो इसमें भी तो न्यू पढ़ाएंगे, डे 1 डे 2 करके, तभी तो आ सकता। आज तो थोड़ा सा अधिक समय लगेगा क्योंकि जितना कल हम लोग फंडामेंटल पढ़े थे 2 दिन के अंदर में, हम लोग को उतना आज 1 दिन में ही पढ़ना है। ठीक है, हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, टाइम बहुत अधिक हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं सिलेबस। तो सबको पता है सिलेबस क्या क्या चीज़ पढ़ना है। चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल स्टार्ट करते हैं। देखिए एक शायरी है, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा, ये जिंदगी तो देख मैं फिर से जीत आऊँगा। इसीलिए हम लोग को क्या करना, थोड़ा सा डूबना है, फिर उगना है, फिर आना है। और उसके बाद क्या करना, ये जिंदगी तो देख फिर से जीत आऊँगा। इसीलिए हम लोग को अच्छा से एकदम ध्यान के साथ हम लोग को करना है। चलिए हम लोग लेट ना करते हुए कंप्यूटर फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला टॉपिक क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें वो चीज़ें पढ़ना है जो एक कंप्यूटर स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कंप्यूटर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, माउस क्या एवं इसके प्रकार,
कंप्यूटर की इतिहास, कंप्यूटर की पीढ़ी, सीपीयू क्या होता है। उसके बाद क्या होता है, कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी हम लोग को कंप्यूटर फंडामेंटल चैप्टर से ही प्राप्त होती है, प्राप्त करते हैं। अर्थात कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करना ही फंडामेंटल कहा जाता है। हम लोग समझ गए फंडामेंटल क्या होता है। कंप्यूटर की बेसिक चीज की जानकारी जो हमें प्राप्त होती है उसे फंडामेंटल कहते हैं। इस चैप्टर से बहुत सारे एग्जाम में सवाल किए जाते हैं। जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित सवाल किए जाते हैं वहां पर फंडामेंटल से संबंधित बहुत सारे सवाल होते हैं। अगर आप फंडामेंटल को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आप इन सारे सवालों को आसानी से फेस कर सकते हैं। कोई दिक्कत, जब हम लोग को इनको अच्छा से अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो सारे सवालों का जवाब हम लोग अच्छे से फेस कर सकते हैं। अगर आप जिद्दी हो, आप अपने हर सपनों की हकीकत में बदल सकते हैं। अगर आप जिद्दी हो तो अगर पढ़ना अच्छा से जिद्दी बन के अगर पढ़ना है तो सपनों को हम लोग क्यों नहीं बदल सकते हैं, सपनों को बदल सकते हैं। देखिए पहले देखते हैं हम लोग कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन होता है जो कि इनपुट के रूप में डाटा को ग्रहण करता और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में प्रदर्शित अर्थात उसका रिजल्ट दिखाता है। आप लोग समझ गए कंप्यूटर क्या होता है, बिजली से चलता है और वो क्या करता है कि इनपुट डाटा को लेने के बाद वो प्रोसेस करता है किस पे, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम पर। सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम पे क्या करता है, प्रोसेस करके, और वो क्या करता है आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई थी। यहाँ पे कंप्यूटर नहीं होगा, यहाँ पे कंप्यूट शब्द से हुई थी। यहाँ पे कंप्यूट होगा COMPUTE। मैं आपको बता दूं, आपको कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई थी, मगर घुमा फिरा के दोनों का हिंदी मतलब गणना ही करना होता है। दोनों का हिंदी मतलब क्या होता है, गणना ही करना होता है। ठीक है, देखिए आप लोग को एक डायग्राम देखता होगा कंप्यूटर सिस्टम का। ये कंप्यूटर सिस्टम है, पूरे सबको डायग्राम दिख रहा है। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनिटर, फिर क्या बोलते हैं कीबोर्ड, फिर क्या बोलते हैं CPU, UPS, माउस। अब CPU क्यों लगाया जाता है, CPU इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट पावर केबल से अगर हम कनेक्ट करते हैं CPU और कंप्यूटर को चलाते हैं तो लाइट कटने के बाद ऑटोमेटिक क्या होता है, वो बंद हो जाता है। ऑटोमेटिक बंद होने के बाद क्या होता है कि सॉफ्टवेयर क्रैक कर जाता है, खराब हो जाता है, एप्लीकेशन सही से रन नहीं कर पाता है। इसीलिए यूपीएस लगाया जाता है। यूपीएस लगाने का मेन तात्पर्य क्या है कि मतलब ये यूपीएस क्या करता है, कुछ देर के लिए बैटरी बैकअप देता है। बैटरी बैकअप देने के बाद तो इसलिए यूपीएस लगाया जाता है कि यूपीएस से क्या करता है कि वो 10 से 15 मिनट 20 मिनट का बैटरी बैकअप देता है। और बैटरी बैकअप के से वो क्या करता है, लाइट कट जाने के बाद भी मेरा सिस्टम ऑन होगा। आप 10 मिनट के 20 मिनट के अंदर आप अच्छे से अपने जिस एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हैं उसको आप अच्छे से सुरक्षित कर सकते हैं और अच्छे से उनको सेव आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप क्लोज करके रिफ्रेश करके सिस्टम को शट डाउन आप कर सकते हैं। आपका ना सॉफ्टवेयर खराब होगा ना कुछ होगा। कोई डाउट इसमें? अब देखिए हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म सी से क्या होता है, कॉमनली आमतौर पर ऑपरेटर, ओ से ऑपरेटर, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलर, यू से यूज, टी से ट्रेड, ई से एजुकेशनल, आर से रिसर्च। अब हम लोग कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। कॉमनली मतलब क्या होता है, आमतौर पे हम लोग उपयोग करते हैं। ऑपरेटर मतलब क्या हो गया, संचालित, संचालक, कुछ भी बोल सकते हैं। अब देखिए संचालक जो कंप्यूटर को चला रहा है, जो संचालित कर रहा है। मशीन मतलब क्या हो गया, यंत्र। पार्टिकुलर मतलब क्या हो गया, विशेष रूप से या खास रूप से। प्रयुक्त मतलब यूजर मतलब क्या हो गया, प्रयुक्त, जो यूज कर रहा है। ट्रेड मतलब हो गया टेक्नोलॉजी। यहाँ पे ट्रेड के जगह पे टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, तकनीकी हो गया कि टेक्नोलॉजी के जगह पे हम लोग इसका उपयोग करते हैं। एजुकेशन मतलब शिक्षा या शैक्षणिक के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। रिसर्च मतलब अनुसंधान या कोई खोजबीन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग कंप्यूटर के विशेषता या लाभों को बताते हैं। पहला क्या था, कंप्यूटर परफॉर्म्स मिलियन ऑफ ए कैलकुलेशन इन ए सेकेंड। क्या करता है कंप्यूटर, 1
कंप्यूटर क्या करता है कि लाखों गणना करके एक सेकंड के वो अंतर देता है। उसके बाद क्या करता है, द कंप्यूटर आंसर द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन विदाउट एनी मिस्टेक। कंप्यूटर कठिन से कठिन सवालों का जवाब बिना किसी गलती के उसका परिणाम को निकाल देता है। ठीक है। तीसरा फिर हम लोग देखते हैं, वी कैन कीप एज मच डाटा एज वी वांट टू इनसाइड द कंप्यूटर एंड कैन आल्सो यूज इट पर द रिक्वायरमेंट। हम जितनी डाटा चाहे उतनी डाटा कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसका क्या प्रयोग भी हम कर सकते हैं। हम जितनी डाटा चाहे उतनी डाटा रख सकते हैं और फिर जब हमें काम लगे फिर उसका हम लोग उपयोग भी कर सकते हैं। With the help of computer we can do it for bank office, post office, railway station, hospital etc. for money transaction, data entry etc. देखिए इसमें क्या बोलता है कि हम कंप्यूटर की सहायता से बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, अस्पताल इत्यादि में पैसे की लेन देन, डाटा एंट्री इत्यादि के लिए करते हैं। इसमें तो समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, आप लोग कमेंट करते रहिए जहां आप लोग को डाउट हो रहा है। आप लोग कमेंट नहीं करते तो हम भी आगे बढ़ते जाते हैं। कमेंट रहता है तो पता चलता है कि कहाँ किसको डाउट हो रहा है, फिर से उसको रिवीजन करते जाएं। देखिए नाउअडेज कंप्यूटर इज आल्सो यूज फॉर इंटरटेनमेंट और स्टडीज। देखिए नाउअडेज कंप्यूटर इज आल्सो यूज फॉर इंटरटेनमेंट और स्टडी। आजकल मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई के लिए कंप्यूटर का बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर इज आल्सो बीइंग यूज्ड फॉर लार्ज क्वांटिटी इन गवर्नमेंट ऑफिस। सरकारी दफ्तरों में कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है। ठीक है, हम लोग इतना देख लिया। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग कहाँ जाते हैं, कंप्यूटर के विकास और इतिहास को देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए जो कंप्यूटर का जो एपस नामक एक यंत्र जो भी एक कंप्यूटर को लाया था, देखिए आप लोगों को फिगर दिख रहा होगा। इस कंप्यूटर से क्या पता चलता होगा। देखिए सबसे पहले एपस नामक एक यंत्र आई थी जो कि ली काई चैन चीन के द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका काम सिर्फ जोड़ना, घटाना और वर्गमूल निकालने जैसा काम था। ये यंत्र लकड़ी का बना हुआ रहता था, वो भी बहुत बड़ी आकार की, जिसे देखने के बाद आपका दिमाग तो खराब होगा ही, इसके साथ आप सोच में भी पड़ जाएंगे कि आखिर इसे किस तरह मैनेज किया जाता होगा। आप लोग देख लीजिए, खुद आप लोगों को फिगर में दिखता होगा कि इतना बड़ा कंप्यूटर का हम लोग कंप्यूटर को ऑपरेटर मैनेज कैसे करता होगा। ये 16वीं शताब्दी का बात है। देखिए ऐसा लग रहा है कि क्या ये मॉल का कोई दुकान है। हम लोग को तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई कंप्यूटर है। ये किराना का दुकान है, सारा सामान सब रखा हुआ है। हम लोग जा रहे हैं इधर से मॉल में सामान खरीदने के लिए, बस हम लोग उठा के चेक कर रहे हैं, दाम देख रहे हैं, उसके बाद सामान परचेज कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर किस चीज के बना हुआ था, लकड़ी के बना हुआ था। आप लोग देख लिए, सारे को दिख गया होगा। मैं आपको बता दूं कि ये लकड़ी के ढांचे से तैयार किया गया यंत्र है, जो कि ये हॉरिजॉन्टली तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना करता था। अब देखिए मोती के द्वारा गणना करता था। देखिए जैसे आप देखिएगा, एक वीडियो कैमरा में शादी में जाइएगा, क्या करता है, एक चूड़ी टाइप का जो है ना, जब लड़की का जब बरमाला हो जाता है तो बरमाला के बाद देखिएगा कि जब कुछ सीन लिया जाता है, उस सीन को क्या बोलते हैं, देखिए वो जो है ना, क्या होता है कि मतलब बनवाला के बाद जो फोटो लिया जाता है, देखिए चूड़ी का एक सील लिया जाता है। देखिएगा चूड़ी पहले ऊपर कर देगा, फिर आप क्या कीजिए, एक एक करके नीचे कीजिए। तो उसी तरह से इसमें मतलब एक तार में क्या था, मोती का ढाल, मतलब मोती उसमें लगा हुआ था, गोलाकार मोती, और उसी के द्वारा गणना करता था। जो आपके चित्र में कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। आप इस चित्र में देखिए, कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए उसके बाद देखिए दूसरे बार में 1617 ईस्वी में आया जॉन नेपर, स्कॉटलैंड नामक वैज्ञानिक ने जॉन नेपर बॉन्स नामक एक कैलकुलेटर मशीन वाली मशीन का निर्माण किया, जिसमें कि 0 से लेकर 9 तक के अंकित पहाड़े लिखे हुए रहते थे, जिसके जरिए हम लोग गुना का काम करते थे।
देखिए आप लोग को दिखता होगा कि इसमें जो है ना 1 से लेकर 9 तक, सॉरी 0 से लेकर 9 तक का देखिए अंकित आप लोग को दिखता होगा। ये क्या करता है, पेपर जब उनके संपर्क में, और ये जो है ना गोलाकार और ये राउंड घूमते रहता था, और जब उसके संपर्क में पेपर जाता था ना तो ऑटोमेटिक वो प्रिंट हो जाता था। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा बार में फिर आया। देखिए अभी पता चल रहा है क्या, ये तो लग रहा है कि कोई चीज का लॉक है। अब देखिए वास्तव में ये भी एक कैलकुलेटर ही था जिसके जरिए सभी संख्याओं को जोड़ने के लिए, घटाने के लिए कार्य किया जाता था, जो कि ब्लेज पास्कल के द्वारा सन 1642 में निर्माण किया गया था। इसे प्रथम मैकेनिकल मशीन भी कहा जाता है। पहले तो देखिए लकड़ी से बना हुआ था, अब आ गया मैकेनिकल मशीन। अब देखिए, देख लीजिए आप लोग को दिखता होगा इस फिगर में क्या है। आप इस मशीन को ध्यान से देखें, इसमें कई सारे चक्र हैं जिन पर 0 से लेकर 9 तक की संख्या अंकित है, जिसके जरिए सारा काम किया जाता है। अब देखिए 0 से लेकर 9 तक अंकित है। एक ट्रॉली बैग को लीजिए, ट्रॉली बैग में हम लोग क्या करते थे, लॉक लगाते, इसमें लॉक सिस्टम रहता है। आप 0 नंबर को ले लीजिए, लॉक में लगा दिए, इधर भी 0 कर दिए, उसके बाद की को घुमा दिए, उसके बाद उसको घुमा दिए। अब आपको पता है कि कितना नंबर से लॉक किए थे, 0 नंबर से। वैसा ही हम लोग को दिख रहा है, एक एग्जांपल में वैसा बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर चौथा बार में देखिए क्या चीज आ गया। फिर लीबनिज कैलकुलेटर नामक एक और कैलकुलेटर सन 1971 में गॉटफ्रीड लेबनिज जर्मन के द्वारा निर्माण किया गया था, जिसका काम जोड़ने और घटाने के साथ साथ गुणा और भाग करने के लिए किया जाता था। अब देखिए लीबनिज नामक एक कैलकुलेटर आया, जो कि ये क्या करता था, ये जर्मन वाला वैज्ञानिक बनाया था, और ये क्या करता था, जोड़ने और घटाने के साथ गुणा और भाग का काम करने लगता था ऑटोमेटिक। देखिए सबको आया, कोई जोड़ने का निकाला, कोई घटाव का निकाला, कोई भाग का, ये जोड़ने के साथ साथ भाग और गुणा दोनों का काम करने लगा था। देखिए ये भी हम लोग देख लिए। उसके बाद देखिए अब आ गया जो मेन वैज्ञानिक जो है चार्ल्स बेबेज, जो कंप्यूटर का आविष्कार किया, जो कंप्यूटर को डेवलप किया, चार्ल्स बेबेज। अब चार्ल्स बेबेज आया, देखिए एक इंजन बना दिया, इसका नाम दिया डिफेंस इंजन। क्या नाम दिया, डिफेंस इंजन। 1922 में चार्ल्स बेबेज ब्रिटिश के द्वारा डिफेंस इंजन नामक एक इंजन का आविष्कार किया गया, जो कि भाप से चलती थी, जिसका काम था जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करने के साथ साथ इसका प्रयोग बीजगणितीय फलनों में भी किया जाता था। अब देखिए क्या था, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब तो था, लेकिन ये क्या था, बीज गणितीय का भी ये काम करता था। देखिए अब उसके बाद देखिए फिर एक कंप्यूटर आया। अब देखिए इससे क्या पता चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई कंप्यूटर है, ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना मुख्य दरबार है, गेट है। देखिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसा कंप्यूटर है ये भी। 1930 में मार्क 1 के नाम से विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युतीय यंत्र गणना करने वाले यंत्र का आविष्कार हवार्ड आइकन के द्वारा किया गया था, जिसका प्रयोग सभी प्रकार के गणना करने के लिए किया जाता था। अब देखिए ये बिजली से चलने वाला कंप्यूटर आया, जो कि इसको कौन आविष्कार किया, हवार्ड आइकन के द्वारा किया गया, और जिसका प्रयोग क्या था, गणना करना। गणना करना मतलब क्या हो गया, जोड़ना भी। अब देखिए उसके बाद आया फिर कंप्यूटर 7वां बार में। देखिए सन 1940 में ENIAC इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर नामक प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, जिसका आविष्कार JP अकट और जॉन मैचली के सहयोग से किया गया। इसको मुख्य रूप से अमेरिकी सेना के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मदद करने के लिए बनाया गया था, जिसमें कि कंप्यूटर के सभी सैनिक की काफी मदद भी किया। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था। और ये क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध अमेरिका में हुआ था। ये क्या था, JP अकट आविष्कार और जॉन मैचली के सहयोग से बना, दो आविष्कारक मतलब इसमें मिलकर बनाया गया था। और ये क्या था कि सैनिकों को काफी ज्यादा सहयोग मिलता था इसमें, इस कंप्यूटर से। अब क्या चीज में सहयोग मिलता था, हो सकता है माइंड स्विच कहीं लगाता होगा तो उसका खोज करने के लिए ये इसका आविष्कार किया गया होगा। उसके बाद देखिए फिर एक कंप्यूटर आया 8वां बार में। सन 1949 में EDSAC
इलेक्ट्रॉनिक्स डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नामक पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार मैरिस विकल्प के द्वारा किया गया था। अब देखिए ये कंप्यूटर जो आया मैरिस विकल्प के द्वारा आया, और ये कंप्यूटर का क्या नाम था, EDSAC, और ये प्रोग्राम पे कंप्यूटर चलने लगा था। ये तो बिजली से चलता है लेकिन ये भी प्रोग्राम से चलने लगा। यह दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मशीन कंप्यूटर का जिसका प्रयोग वर्गों के पहाड़ों को भाज्य और अभाज्य गणना करने के लिए क्या है, अभाज्य संख्या जैसे गणना करने के लिए। और अभाज्य संख्या क्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी से फास्ट। उसके बाद देखिए 9th बार में कंप्यूटर आया और सन 1950 में EDVAC इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रीट विजिबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नामक कंप्यूटर जॉन वार नुंगरेन के द्वारा बनाया गया था, जिसका प्रयोग गणना करने के लिए किया जाता था। देखिए ये कंप्यूटर आया, आप लोग खुद देख लीजिए कैसा कंप्यूटर है। इसका भी काम क्या था, गणना करना। जो भी कंप्यूटर होता है गणना करना। अब जो कंप्यूटर आया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कंप्यूटर। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सन उसके बाद 1951 में UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के नाम से सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर जे परस्पर एकट और जॉन मैचली के द्वारा बनाया गया था। ये कंप्यूटर सांख्यिकी और शताब्दी दोनों प्रकार के डाटा को संग्रहित करता था। अब देखिए ये कंप्यूटर जो आया डाटा को क्या करता था, संग्रहित करता था। ये दोनों तरफ के डाटा को दोनों प्रकार से संग्रहित इसको कर सकते थे और दोनों तरफ से इसको संचालित हम लोग कंप्यूटर को करते थे। कभी देखो एक और आ गया फिर से, हार से पहले हार मत मानो और जीत से पहले जीत नहीं। क्योंकि जब हम कुछ भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर पहले अगर हम हार मान ले तो मेरा कभी भी जीत नहीं हो सकता है। इसीलिए इसमें बोला जाता है हार से पहले हार मत मानो और जीत से पहले जीत नहीं मानो, क्योंकि जब तक मेरा जीत नहीं होगा तब तक हम जीत नहीं मानेंगे। आप लोग लाइव से कौन कौन से जुड़े हैं फिर से एक बार जरा मैसेज कीजिए तो, क्योंकि सिर्फ 4 ही दिख रहा है। क्योंकि आप लोग अगर लाइव से जुड़े नहीं रहिएगा तो क्लास भी कराने में मजा तो नहीं आएगा। चलिए कैपकट आ गया, प्रिंस कुमार आ गया, ओमकार, सोनू जायसवाल, और एक कोई चलिए हम लोग अब आगे फिर बढ़ते हैं, कंप्यूटर के पीढ़ी को देखते हैं। चलिए देखिए प्रथम पीढ़ी क्या होता है कि जैसा कि आपने अभी कंप्यूटर के विकास के इतिहास में देखा था कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था, जो कि JP एकट और जॉन मैचली के सहयोग से सन 1946 में तैयार किया गया था। पहला कंप्यूटर लोग क्या इतिहास में क्या पढ़े, ENIAC, जो कि JP एकट और जॉन मैचली के सहयोग से बना था। इसके अलावा UNIVAC, EDVAC, EDSAC कंप्यूटर भी इस जनरेशन में शामिल है, जो कि इसके बारे में आपने पढ़ा है। अगर मैं इस पीढ़ी की अगर टाइमिंग की बात करूं तो 1940 से लेकर 1956 तक ही चला था। जो फर्स्ट जनरेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बोलते हैं। छोटो शॉर्ट्स आ गया है, छोटी हमको लगता है चली गई, छोटी देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में देखिए चारों कंप्यूटर मिलकर एक कंप्यूटर बना। देखिए हम लोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को देख लिया। इसकी टाइमिंग की अगर बात करें तो 1940 से लेकर 1956 तक ही चला।
अब चलिए इसका गुण, खास लक्षण और विशेषता को देखते हैं ये कैसा था। देखिए क्या है, यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब इन स्विचिंग डिवाइस। स्विचिंग डिवाइस के जगह पे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग पहले होता था, और अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक बार ऑन किए, भाई लाइट ऑन हो गया, कंप्यूटर ऑन हो गया। पहले वैक्यूम ट्यूब था, बहुत ही दिक्कत हो जाता से ऑन करने में। उसके बाद चलिए फिर हम लोग देखते हैं आगे। इट वॉज मच मोर डेलिकेट, लेस रिलेबल एंड लार्ज इन अपीयरेंस। ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक, कम विश्वसनीय और देखने में बड़ी होती थी। और कंप्यूटर क्या था, बहुत ही बड़ा था और चलाने में भी बहुत ही दिक्कत होती थी, और समझ सकते हैं। और जो भी बड़ा सामान आता थोड़ा सा नाजुक भी रहता है। देखिए छोटी कुमारी आती है स्टार्ट से एंड तक, ठीक है, थैंक यू छोटी कुमारी। चलिए प्रीति कुमारी, थैंक यू लाइव में आने के लिए। इसमें बहुत ही ज़्यादा एयर कंडीशनर का प्रयोग किया गया था, और ये कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए क्या आता था, बहुत ही ज़्यादा एयर कंडीशनर का प्रयोग किया जाता है। मैग्नेटिक ड्रम वेयर यूज फॉर स्टोरेज। संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का हम लोग प्रयोग करते थे, कोई भी चीज़ को स्टोर करने के लिए इसमें क्या करते थे, मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग करते थे। इसकी स्पीड जो था ना बहुत ही काफ़ी मंद था, इट स्पीड वाज वेरी स्लो, और इसकी स्पीड बहुत ही स्लो था। यूज ऑफ प्रोग्रामिंग इन मशीन लैंग्वेज। और ये प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज को ही सिर्फ जानता है, मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर क्या जानता है, मशीन लैंग्वेज को ही सिर्फ ये जानता है। ये बहुत ही ज़्यादा खर्चीला होता था, और ये कंप्यूटर जो था ना बहुत ही ज़्यादा खर्चीला होता था। छोटी कुशवाहा, चलिए आपका भी नाम लिए। आपको तो बोले, पहले बोल दिए, आप जो बोले ये लास्ट स्टार्ट से एंड तक जो आप बोले, आपको तो थैंक यू बोले, आपका तो नाम लिए। चलिए फिर से आपको एक बार फिर से थैंक यू बोलते हैं छोटी कुमारी। चलिए अब हम लोग देखिए फर्स्ट पीढ़ी को देख लिए कि ये क्या था, बहुत ही ज़्यादा खर्चीला भी होता था कंप्यूटर। और क्या था, उसके बाद क्या था, स्विचिंग डिवाइस इसमें ऑन करने के लिए लगा हुआ था। स्विचिंग डिवाइस की जगह पे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया कंप्यूटर। देखिए आप लोग को फिगर में दिखा होगा, यहाँ पे फर्स्ट में आप लोग को दिखा दीजिए कितना बड़ा कंप्यूटर था। सारे कंप्यूटर को ऑन करने में कैसा लगता होगा देख लीजिए। अब चलते हम लोग लेट ना करते हुए सेकेंड जनरेशन पे। और सेकेंड जनरेशन को आप लोग देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि वॉशिंग मशीन का कहीं दुकान है। नीतीश इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल दुकान में भी अगर जाएंगे तो इसी तरह पूरा लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन चारों साइड से, गोदरेज फ्रिज सारा चीज लगा हुआ है। वहाँ भी हम लोग जाके देख सकते हैं, सेम उसी तरह हम लोग को दिख रहा है फिगर में, लेकिन वो चीज़ है नहीं। हम लोग ये क्या है, कंप्यूटर है। ठीक है, हम लोग द्वितीय पीढ़ी को देखते हैं। 1956 से द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई थी। इन सारे कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जिसके वजह से कंप्यूटर में काफ़ी बदलाव देखने को मिला, जैसे आकार में छोटा होना, स्पीड में मुनाफा होना, ज़्यादा विश्वसनीय होना इत्यादि। अब देखिए क्या हो गया, कंप्यूटर में क्या हो गया, कुछ तो बदलाव को देखने को मिला। क्या बदलाव देखने को मिला, उसमें 4 था और इसमें 1 हो गया, क्योंकि वो 4 अलग अलग करके था और इसमें चारों मिलके 1 हो गया। कुछ तो बदलाव मिला। और इसकी पीढ़ी की अगर बात करें, ये कब से कब तक चला, 1956 से लेके 1964 तक इसका टाइमिंग था। 1964 तक ये चला। अब इसके बाद इसका जो हम लोग देखते हैं, इसका गुणवत्ता, खास लक्षण और विशेषता को देखते हैं। प्रथम पीढ़ी से कम खर्चीले। अभी हम बताए थे प्रथम पीढ़ी बहुत ही ज़्यादा खर्चीला करता था, और सेकेंड जनरेशन क्या हो गया, प्रथम पीढ़ी से कम खर्चीला हो गया। उसके बाद क्या हो गया, स्मॉलर देन द फर्स्ट जनरेशन एंड इजी टू मेंटेनेंस। क्या हो गया, प्रथम पीढ़ी से छोटा और रख रखाव में आसान हो गया। प्रथम पीढ़ी से प्रथम जनरेशन सेकेंड जनरेशन से क्या हो गया, छोटा हो गया। प्रथम पीढ़ी से सेकेंड पीढ़ी हम लोग का छोटा हो गया। इट्स स्पीड इज क्वाइट फास्ट एंड रिलेबल। इसकी स्पीड काफ़ी तेज और विश्वसनीय योग। इसकी स्पीड थोड़ा सा जो है ना, उससे फर्स्ट जनरेशन से काफ़ी तेज था। किसका, सेकेंड जनरेशन का। और विश्वसनीय योग, और विश्वास भी इस पर हम लोग अच्छा से कर सकते हैं। विश्वसनीय योग कंप्यूटर था। उसके बाद क्या, वैक्यूम ट्यूब
के बदले ट्रांजिस्टर का प्रयोग, अब उसमें क्या था, हम लोग वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किए थे, उसमें क्या हो गया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग हो गया। और ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ तो कुछ तो छोटा कंप्यूटर हो गया। प्रथम पीढ़ी से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ, प्रथम पीढ़ी से क्या हो गया, अधिक से अधिक मजबूत और टिकाऊ भी हो गया। देखिए आप लोगों को फिगर में पहले दिखा चुके, फिर लास्ट में भी दिखा देते, यही है हम लोग का सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। अब हम लोग थर्ड जनरेशन पे जाते हैं। देखिए थर्ड जनरेशन कितना छोटा हो गया, हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इतना छोटा भी हो सकता है थर्ड जनरेशन, क्योंकि अभी बहुत बड़ा कंप्यूटर हम लोग पढ़ रहे थे, उसके बाद क्या हो गया, फिर से छोटा हो गया। अरे बस तुम लोग का आवाज जा रहा है, आप देखिए तृतीय पीढ़ी को देखते हैं। आप लोग को क्लियर आवाज जा रही है, जरा आप लोग कमेंट में बताइए तो। चलिए ठीक है, हम लोग तृतीय पीढ़ी को देखते हैं। इस पीढ़ी की शुरुआत 1964 से हो गई थी, जो कि 1964 से लेकर 1973 तक चला। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की वजन बहुत ही कम था और उसके अंदर आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। अब देखिए ये तृतीय पीढ़ी क्या था, उसमें किसका हम लोग प्रयोग किए थे, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, और इसमें किसका प्रयोग हो गया, आईसी का। देखिए छोटी कुशवाहा जो है सबसे पहले मैसेज की आईसी का प्रयोग। चलिए हम लोग फिर से देखते हैं इसको, थर्ड जनरेशन। इसका टाइमिंग की अगर बात किया जाए तो 1964 से लेकर 1973 तक चला। और उसके बाद देखिए इसका गुणवत्ता खास लक्षण देखते हैं, बहुत ही छोटे आकार का होना, कितना छोटा कंप्यूटर बन गया। उसके बाद क्या, गेटिंग रेडी एट वेरी लो कॉस्ट, बहुत ही कम खर्चीले में तैयार हो जाना। वेरी लो पावर कंजप्शन, बहुत ही कम बिजली की खपत होना। कोई दिक्कत, रख रखाव में काफी आसान होना, इजी टू मेंटेनेंस। स्पीड के मुकाबले प्रथम और द्वितीय पीढ़ी से काफी तेज होना, क्योंकि प्रथम पीढ़ी से और द्वितीय पीढ़ी से काफी तेज हो गया। बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय होना, बहुत ज्यादा जो लोग विश्वास कर सकते इस कंप्यूटर पे। सभी पीढ़ी से ज्यादा मजबूत और तीव्र गति से चलने वाला कंप्यूटर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गया फर्स्ट और सेकेंड से, और तीव्र गति से चलने वाला मतलब फास्ट, बहुत ही ज्यादा फास्ट चलने वाला, और यूज ऑफ आईसी। और इसमें हम लोग प्रयोग किसका किए, आईसी का प्रयोग किए। अब हम लोग चतुर्थ पीढ़ी को देखते हैं, फोर्थ जनरेशन को देखते हैं। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, क्योंकि जो ऑफलाइन कंप्यूटर सीख रहे हैं आप लोग खुद देख सकते हैं कि हम लोग फोर्थ जनरेशन का ही कंप्यूटर है। हम लोग चतुर्थ पीढ़ी को देखते हैं। इस पीढ़ी की शुरुआत सन 1973 से हो गई थी, जो कि 1982 तक चली। चतुर्थ पीढ़ी में रखा गया। ऐसे में ये भी वर्तमान समय में चल रहा है। जो वर्तमान समय में जो चल रहा है वो आप लोग खुद देख सकते हैं, यही कंप्यूटर सेम है। देखिए उसके बाद इसकी गुणवत्ता और आकार का अगर विशेषता को देखते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत ही छोटा आकार होना। वेरी फास्ट इन टर्म ऑफ स्पीड, स्पीड के मामले में काफ़ी तेज होना। उसके बाद इजियर टू मेंटेनेंस, टेक इट वेयर एवर यू वांट, रख रखाव में और भी आसान, जहाँ चाहे वहाँ पे आप ले जा सकते हैं। पहला हम लोग प्रथम पीढ़ी को अगर लेके कहीं जा सकते थे, नहीं लेके जा सकते थे क्योंकि बहुत बड़ा कंप्यूटर था। सेकेंड को भी नहीं लेके जा सकते थे, थर्ड को भी लेके ले जा सकते थे, थर्ड को लेके जा सकते थे लेकिन बहुत ही छोटा हो गया था, उसको लेके जा सकते थे। लेकिन फर्स्ट और सेकेंड को लेके जाने में हम लोग को तो कम से कम 1000 बार सोचना पड़ता, क्योंकि वो बहुत ही नाजुक कंप्यूटर था और विश्वसनीय योग्य कम था, इसीलिए हम लोग लेके उसको नहीं जा सकते थे।
और इसको जब मन करे तब इसको लेके जा सकते हैं। बहुत ही कम खर्चीले में तैयार होना, क्योंकि अभी जो कंप्यूटर आया है बहुत ही कम खर्चीले में तैयार हो रहा है। 10,000 15,000 में कंप्यूटर अच्छा मिल रहा है। उसके बाद देखिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज की क्षमता। कंप्यूटर में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा स्टोरेज की क्षमता हो गया। एक्सटर्नल स्टोरेज भी कैपेसिटी अधिक से लगा दिया, क्योंकि आप एक्सटर्नल भी आप उसमें लगा सकते हैं। आप जितना मन करे उतना आप लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम बिजली की खपत, बहुत ही कम बिजली का खपत किया। और इसमें जैसे सबसे मेन चीज़ किसका प्रयोग कर दिया, माइक्रो प्रोसेसर का इसमें यूज कर दिया। माइक्रो प्रोसेसर यूज करने के बाद छोटा हो गया। चलिए फिर हम लोग पांचवा पीढ़ी को देखते हैं। देखिए पांचवी पीढ़ी आप लोगों को दिख रहा है। देखिए मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, जो भी लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, सारा पांचवा प्रथम। और इसकी अगर बात करें 1982 से लेके अब तक जो चल रही है उसको हम लोग पांचवा पीढ़ी बोल सकते हैं। भले उसको छोटा कर दिया, भले मोबाइल में सारा मतलब गुण दे दिया कंप्यूटर का, लेकिन वो प्रथम पीढ़ी ही है। जैसे देखिए कंप्यूटर के कई तरह के मॉडल तैयार किए गए, जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर इत्यादि। आजकल तो मोबाइल के साइज की तरह कंप्यूटर आ गया है, जिसमें आप कंप्यूटर की तरह सभी काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। देखिए हम लोग प्रथम पीढ़ी, अब हम लोग फिर से एक बार देखते हैं प्रथम पीढ़ी में हम लोग किसका मतलब प्रयोग किए थे, वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद सेकेंड में हम लोग क्या देखें, सेकेंड में हम लोग देखें क्या कि कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया। और थर्ड में किसका प्रयोग किया, थर्ड में किसका प्रयोग किया, अमित कुमार, ग्रेट सर जी, सर जी थैंक यू। अमित सर अगर आप इस तरह का सपोर्ट बना के रखिएगा तो मदर टेरेसा केवीएल को हम लोग बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। चलिए हम लोग कंप्यूटर मतलब जो है ना, इसके कंप्यूटर के प्रकार को हम लोग समझेंगे। आकार के आधार पर कैसा होता है, उद्देश्य के आधार पर क्या होता है, और अनुप्रयोग के आधार पर कैसा होता है। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर को, देखते हैं पहला प्रकार के बारे में समझते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर को 3 प्रकार में बांटा गया है। कंप्यूटर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जो कि आकार, उद्देश्य और अनुप्रयोग। अब देखिए आकार के आधार पर क्या हो गया, पहला क्या आ गया, सुपर कंप्यूटर, फिर आ गया मिनी कंप्यूटर, फिर आ गया मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर आ गया माइक्रो कंप्यूटर। देखिए सुपर कंप्यूटर को हम लोग अब देखते हैं। सुपर कंप्यूटर देखिए आप लोगों को फोटो में आप लोगों को दिखता होगा। ये सबसे फास्ट और अधिक क्षमता वाला कंप्यूटर होता है। इस पर एक से अधिक व्यक्ति एक बार में काम कर सकते हैं। इस कंप्यूटर की साइज बहुत बड़ी होती है, इसकी वजह से इसकी कीमत बहुत ही अधिक होती है। और कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर की जो कीमत है बहुत अधिक होता है, लेकिन ये कंप्यूटर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। देखिए नोट में फिर हम लोग सुपर कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः मौसम की भविष्यवाणी जानने और अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने, प्रयोगशालाओं में शोध या खोज इत्यादि बड़े कामों को करने के लिए किया जाता है। सुपर कंप्यूटर सभी लोग नहीं रख सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ी महंगी और मार्केट में भी उपलब्ध नहीं है। अभी आप लोग बताएं ये कंप्यूटर क्या है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और सुपर कंप्यूटर जो है, ये अभी इसरो का जो काम हुआ था, सुपर कंप्यूटर इसरो में भी प्रयोग किया गया था, क्योंकि अंतरिक्ष में ही ना भेजा गया था उसको, इसलिए इसमें। और मौसम के भविष्यवाणी के लिए सुपर कंप्यूटर, और ये साइंटिस्ट ही रखता है ये कंप्यूटर को, और हम लोग इसको नहीं रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर। यह कंप्यूटर आकार में बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। आकार में बहुत ही छोटा होता है इसलिए माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि अभी हम लोग जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर पढ़े थे, कितना छोटा हो गया था, और उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर आ गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि कितना छोटा ये भी कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर को आप टेबल पर आराम से रख सकते हैं और इसे प्रयोग में ला सकते हैं। कंप्यूटर को आराम से टेबल पे रखेंगे और इसको प्रयोग में हम लोग ला सकते हैं। लेकिन सुपर कंप्यूटर जो अभी हम लोग पढ़े,
सुपर कंप्यूटर को हम लोग टेबल पे रख के उसका यूज नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत ही बड़ा जगह चाहिए। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो इसकी स्पीड भी अन्य कंप्यूटर के जैसा ही होता है, मगर इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य करता है। और इसकी अगर स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन इस कंप्यूटर पे एक बार में एक ही व्यक्ति इस कंप्यूटर पे बैठकर काम कर सकते हैं। वर्तमान समय माइक्रो कंप्यूटर की आकार बहुत ही ज़्यादा छोटी हो चुकी है, जो कि देखने में एकदम पुस्तक की तरह हो जाता है। अब देखिए बहुत ही छोटा, एक लैपटॉप को लेते हैं, लैपटॉप भी तो हमको बुक के जैसा देखने में लगता है, बहुत ही छोटा हो गया है कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः व्यवसाय या चिकित्सा में किया जाता है। अब देखिए हॉस्पिटल में देखिए हम लोग छोटा छोटा सा सामान लगा हुआ रहता है, उसमें पता करता है कि आपका बीपी क्या है, ये छोटा छोटा सामान मतलब कंप्यूटर है, उससे हम लोग पता कर रहे थे, बहुत ही छोटा, उसको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। मिनी कंप्यूटर का भी आकार बहुत ही छोटी होती है, मगर इसकी कीमत और स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा होती है। इस कंप्यूटर पर एक बार में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः छोटे छोटे कंपनियों में करते हैं। अब देखिए मिनी कंप्यूटर का प्रयोग छोटे छोटे कंपनियों में करते हैं, लेकिन इससे एक से अधिक व्यक्ति एक बार में बैठ के काम कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से बड़े खर्चीले होते हैं, पैसे के लेन देन इत्यादि के लिए किया जाता है। अब देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर को हम लोग मान सकते हैं कि हम लोग जो एटीएम जो हम लोग का है वहाँ भी तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज हुआ है, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा स्पीड भी चलता है, क्योंकि तुरंत एटीएम कार्ड डाले, पिन डाले, अमाउंट डाले, ओके किए, पैसा निकल गया काउंटिंग होके। क्योंकि उससे तो ऐसा नहीं कि अगर हम 500 डाले तो 1000 निकल गया, इसलिए बहुत ही फास्ट काम करता है। एक मतलब जो भी डाटा डालेंगे उतना ही पैसा निकलेगा। अब हम लोग स्टेशन में चलते हैं, ट्रेन टिकट काटते हैं, हम लोग को अगले स्टेशन जाना है, टिकट काउंटर पे बहुत ही अधिक भीड़ है, चलिए मशीन लगा हुआ है टिकट काउंटर का, वहाँ पे कहाँ से कहाँ तक स्टेशन को सर्च किए और उसमें उसके बाद कॉइन को डालिए या ना तो 10 का आप नोट को डालिए, 10 का नोट को ऑटोमेटिक खींचेगा, आपका टिकट निकाल के आपको दे रहा है। देखिए छोटी कुशवाहा का मैसेज आया कि एक बार फिर से सुपर कंप्यूटर के बारे में बताइए। देखिए सुपर कंप्यूटर जो है ना, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है और ये बहुत ही बड़ा कंप्यूटर होता है, और इसका जो यूज होता है ये मौसम के भविष्यवाणी, जैसे आज वर्षा होगी या ना होगी तो उसके बारे में ये पता करता है, और ये कंप्यूटर साइंटिस्ट रखता है सुपर कंप्यूटर को, और ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हम लोग आम आदमी इस कंप्यूटर को खरीद ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है जो कि खरीद सकते हैं। साइंटिस्ट नहीं, अगर उसको कंप्यूटर को खरीदेंगे तो उसको ऑपरेट भी तो करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि उसको तो ऑपरेट साइंटिस्ट सभी कर सकता है। चलिए हम लोग मेन फ्रेम तक हो गया। हम लोग अभी क्या पढ़े, किसके बारे में पढ़े? हम लोग आकार के आधार पर कंप्यूटर को पढ़े। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? उद्देश्य के आधार पर। अब हम लोग उद्देश्य के आधार पर चलिए कंप्यूटर को पढ़ते हैं। उद्देश्य के आधार पर कौन कौन सा कंप्यूटर आया था? चलिए उद्देश्य के आधार पर पहला कंप्यूटर क्या है? इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग सामान्य उद्देश्यों के लिए पूर्ति के लिए किया जाता है। किसी भी तरह के डाटा को तैयार करना, प्रिंटिंग का काम करना इत्यादि तरह का सूचना पत्र तैयार करना। अब देखिए सामान्य उद्देश्य जहाँ हम लोग यूज करते हैं सामान्य पूर्ति के लिए करते हैं। एक दुकान है कोई ऑनलाइन का खोले तो वहाँ सामान्य उद्देश्य के लिए। कोई डाटा को तैयार करना, अब हम लोग स्कूल में बैठे हुए हैं, सारे स्टूडेंट का डाटा को तैयार करना है तो सारे वो भी क्या हो गया? सामान्य उद्देश्य के तौर पर कंप्यूटर का हम लोग वहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर क्या है। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे यातायात, नृत्य, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष यात्राओं के मौसम विभाग इत्यादि। अब देखिए विशिष्ट उद्देश्य मतलब क्या हो गया कि मतलब जहाँ हमको विशेष कार्य को करने के लिए जहाँ हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। अब देखिए उसके बाद विशेष उद्देश्य का क्या हो गया? इसका प्रकार आ गया एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? इस कंप्यूटर का प्रयोग दाब, तापमान, पारा, लंबाई इत्यादि को मापकर उसके परिणाम को अंकों में व्यक्त करने के लिए किया जाता है।
एनालॉग कंप्यूटर इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग दाब, तापमान, पारा लंबाई इत्यादि को मापकर उसके परिणाम को अंकों में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और एनालॉग कंप्यूटर जो होता है तापमान, पारा लंबाई को उसको माप कर उसके परिणाम को अंकों में कन्वर्ट करके, जैसे हम लोग अभी डिग्री सेल्सियस में आता है तो कितना डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, और इसमें क्या वो अंकों में व्यक्त करके देता है। कौन? एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो देखते हैं, इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग अंकों को गणना करने के लिए किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि आजकल के जितने भी कंप्यूटर है वो सब डिजिटल कंप्यूटर आ ही जाते हैं। ये कंप्यूटर इनपुट किया गए डाटा या प्रोसेस को 0 से लेकर 1 में परिवर्तन करने इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में प्रयोग करते हैं और उसका रिजल्ट हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। और इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः व्यापार को चलाने या घर में बजट तैयार करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, जो भी अभी डिजिटल कंप्यूटर तो आ गया, 0 से 1 क्या होता है, वो बाइनरी नंबर वो प्रोसेस करके वो बाइनरी नंबर को इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में और उसका रिजल्ट को आउटपुट के रूप में देता है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लेता है और वो आउटपुट के रूप में देता है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर भी हम लोग समझ गए। उसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। इस तरह के कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण सम्मिलित होते हैं। नोट, ये कंप्यूटर दोनों काम कर सकता है और ये हाइब्रिड कंप्यूटर जो है ये दोनों का काम करता है। अब देखिए, आप लोग को एक बात और बता देना चाहता हूं कि जिनको भी अगर नोट्स परचेज करना है तो कृपया इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें या कॉलिंग करके आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं। और जिनको ऑफलाइन पढ़ना है तो वो कोतवाली बाका मेन रोड, गोरारी, भागलपुर, कोतवाली हाट में मदर टेरेसा डिजिटल एजुकेशन कंप्यूटर सेंटर स्थित है। अगर जिनको भी अगर भागलपुर में पढ़ना है, भागलपुर में सेंटर है एसएम कॉलेज नियर काली मंदिर, मदर टेरेसा डिजिटल एजुकेशन सेंटर फर्स्ट फ्लोर पे है, सॉरी सेकेंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर नहीं सेकेंड फ्लोर पे है मदर टेरेसा डिजिटल एजुकेशन सेंटर भागलपुर, जो कि दिल्ली बोर्ड है, दिल्ली से मान्यता प्राप्त है, केबीएल एजुकेशन है। और भागलपुर सेंटर का मोबाइल नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिए, 7070151596। ये भागलपुर नियर काली मंदिर, एसएम कॉलेज रोड, मदर टेरेसा डिजिटल एजुकेशन। आप वहां भी पढ़ाई कर सकते हैं। और दूसरी खासियत बात क्या है, अगर आप कोतवाली में अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, अगर आप भागलपुर जाते हैं तो भागलपुर में भी एसएम कॉलेज नियर काली मंदिर के पास आप जाके वहां पे पढ़ाई कर सकते हैं। आप एडमिशन कहीं भी पाइए, केबीएल में आपका एडमिशन होना चाहिए और आप जहां चाहे वहां पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के भाग। देखिए, एक प्रीति का कमेंट आया है कि सर जी कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में फिर से समझाइए। देखिए, कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग को अभी बताएं, क्या बताएं? पहला, आकार के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर। अब आकार के आधार पर मतलब क्या हो गया, जैसा साइज होगा उसके आधार पर कंप्यूटर हो गया। उद्देश्य के आधार पर क्या हो गया, जहां हम लोग उद्देश्य जनरल पर्पस करते हैं, हम लोग काम करते हैं। उसके बाद क्या हो गया, अनुप्रयोग के आधार पर। और फिर उसके बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियो में भी तो मिल जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो आपका 5 बजे अपलोड हो जाएगा। आप रिकॉर्डेड वीडियो में आप फिर से देख सकते हैं। अभी आपका लाइव चलेगा 11 से 1, उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा। जहां आप लोग को डाउट हो रिकॉर्डेड वीडियो में आप लोग बताइएगा, सॉरी देख लीजिएगा, उसमें कमेंट कर दीजिएगा जहां आप लोग को दिक्कत होगा। फिर से कल पुनः उसी क्लास में जब लाइव स्टार्ट होगा, लाइव में एक बार फिर से समझा दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के भाग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पहला क्या है कंप्यूटर के भाग। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर को अक्षर या अंक के रूप में डाटा और सूचना देने के लिए करते हैं। कीबोर्ड में कई सारे बटन होते हैं, मगर ये निश्चित नहीं होते हैं कि कितने बटन होते हैं, क्योंकि ये सब उसकी साइज और कीमत और कंपनी के ऊपर निर्भर करता है। अब देखिए, हम लोग पढ़े थे कि कंप्यूटर में 104 बटन होता है।
उसके बाद क्या होता है कि 106 होता है, लेकिन उसकी कीमत और साइज के ऊपर इसलिए बोले क्योंकि अभी जो कीबोर्ड आ रहा है किसी में क्या होता है कि नंबर की हम लोग 2 रो में पढ़े हैं, पता चला कि एक रो का जो है ना नाम लॉक के साइड राइट साइड वाला नंबर को हटा दिया, उधर से ही काम कर दिया है, क्योंकि आपका बटन तो घटा ना, इसीलिए इसमें हम लिख सकते हैं उसकी साइज और कीमत के ऊपर निर्भर करता है कि कीबोर्ड में कितनी बटन है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि यूजर के द्वारा कीबोर्ड में दबाई गई बटन को कीबोर्ड का सबसे पहले बफर में स्टोर होता है, और कीबोर्ड से हम लोग जो भी बटन को प्रेस करते हैं वो बफर में जाके स्टोर करता है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद वो उस कोड को सीपीयू के पास भेजता है, और उस कोड को क्या करता है वो सीपीयू के पास भेजता है, और वो प्रोसेस करके हम लोग को आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। कोई दिक्कत? देखिए उसके बाद क्या है, अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक की देख लेते क्या होता है। अल्फा न्यूमेरिक की के अंदर अल्फाबेट प्लस नंबर दोनों अक्षर आता है, जैसे ABCDEF, ये क्या हो गया, अल्फाबेट हो गया। फिर छोटी ए भी हम लोग लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है नंबर, जैसे देखिए हम लोग Q को अगर प्रेस करके रखेंगे तो 1 लिखाएगा, 2 को प्रेस करके लिखाएंगे ना, सॉरी ये W को तो 2 लिखाएगा। उसके बाद न्यूमेरिक की, मैं आपको बता दूं कि कीबोर्ड में 2 तरफ न्यूमेरिक की होती है, एक फंक्शन की के ऊपर और एक दाएं तरफ होती है। जो दाएं तरफ होती है उसे नंबर की कहते हैं, 0 से लेके 9 तक का नंबर अंकित रहता है। अब देखिए नंबर की जो है वो क्या आता है, 2 रो में आता है। फर्स्ट क्या होता है फंक्शन की के नीचे, लेकिन इसमें लिखा हुआ है ऊपर, ये गलती से लिखा गया है, फंक्शन की के नीचे रहता है। वो फंक्शन की के नीचे ये फर्स्ट रो, और सेकेंड रो कहाँ रहता है, नंबर की के तरफ रहता है सेकेंड रो, जिसको हम लोग राइट साइड बोलते हैं, राइट साइड में। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कर्सर कंट्रोल की या एरो की, इसको हम लोग दोनों की बोलते हैं। इसको बोलिए चाहे कर्सर कंट्रोल की बोलिए चाहे एरो की बोलिए। इसके अंतर्गत ऐसी 4 बटन आती है जिसमें कि तीर वाली मशीन होती है। इस बटन की सहायता से आप अपने माउस को कर्सर को अप डाउन लेफ्ट राइट दोनों तरफ ले जा सकते हैं। अब देखिए कर्सर कंट्रोल की को हम लोग ऊपर भी लेके जा सकते हैं। एक बार अगर एक स्टेप ऊपर जाना है तो ऊपर लेके गए, आप बला को कर दिए, डाउन लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट को राइट, क्योंकि इसमें कर्सर की के दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्सर कंट्रोल की या एरो की। एरो की कितने होती है, 4 होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं होम की। इस की का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमें माउस के कर्सर को किसी भी डॉक्यूमेंट या लाइन के आरंभ में जाना होता है। अब होम की का जो होता है, किसी का लाइन के आरंभ में जाना मतलब सबसे ऊपर जाना है हमें। प्रीति इसके बारे में डिस्कस फिर से कर दिया जाएगा, आप लाइव पे बने रहिए। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं आपको ये बताया जाएगा फिर से, आप टेंशन क्यों लेते हैं। लाइव पे आपका रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होगा, आप उस पर देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से ये बताया जाएगा, आपका ये नोट करके हम रख लिया। आपको फिर से ये कल इसके बारे में फिर से कल डिस्कस होगा। देखिए फिर से हम लोग होम की को देखते हैं। इस की का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमें माउस के कर्सर को किसी भी डॉक्यूमेंट या लाइन के आरंभ में जाना होता है। अब देखिए हम लोग फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक का देखिएगा एक होम की रहता है। उसमें क्या होता है कि हम लोग आरंभ में चले जाते हैं, आरंभ में जाने के बाद एक बार वहाँ पे होम पे प्रेस किया, सबसे ऊपर चले गए। उसके बाद आता है एंड की। ये बटन होम की के विपरीत काम करता है। इसकी मदद से आप अपने माउस के कर्सर को किसी लाइन या डॉक्यूमेंट के अंत में ले जा सकते हैं। अभी हम लोग क्या किए, होम पर है तो होम में सबसे ऊपर जा सकते हैं, और एंड में क्या होता है सबसे नीचे जा सकते हैं। सबसे नीचे एंड मतलब खत्म हो गया, सबसे नीचे। उसके बाद चलिए हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। पेज अप की। इस की का यूज आप तब कर सकते हैं जब आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज ऊपर जंप करना होता है। एक पेज अगर हम लोग ऊपर जंप करते हैं तो वो क्या होता है,
कि अब की के माध्यम से हम लोग एक पेज ऊपर, जैसे हम लोग अगर पाँच नंबर पेज में है, अगर हमको 4 नंबर पेज पे जाना है तो एक बार पेज अप की को प्रेस करेंगे, एक पेज ऊपर ये जंप कर देगा। उसके बाद क्या है, पेज रन की। इस की का यूज आप तब कर सकते हैं जब आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज नीचे जंप करना होता है। एक पेज नीचे अगर हमको जंप करना होता है और पेज अप के विपरीत ये काम करता है। जैसे अभी हम लोग कहाँ थे, 4 नंबर पेज पे थे, अगर हम लोग 5 नंबर पेज पे आना है तो एक बार क्या करेंगे, पेज रन की प्रेस करेंगे तो नीचे वाले पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंट्रोल की। इस की का यूज अकेले नहीं किया जाता है बल्कि किसी दूसरे की के साथ मिलकर एक विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। जैसे कंट्रोल ए क्या होता है, ऑल सेलेक्ट, और कंट्रोल एस होता है सेव। जैसे देखिए कंट्रोल की क्या होता है कि अकेले ये काम नहीं करता, लेकिन किसी के साथ अगर मिलकर काम करता है तो ये विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए एक बार में अगर हम लोग को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो सेव का ऑप्शन पे लेके चला जाएगा। शिफ्ट या कॉम्बिनेशन की, देखिए शिफ्ट की भी हम बोलते हैं और कॉम्बिनेशन की भी बोलते हैं। शिफ्ट की का 2 नाम है, पहला क्या हो गया शिफ्ट की, उसके बाद क्या हो गया कॉम्बिनेशन की। मैं आपको बता दूं कीबोर्ड में कुछ ऐसी बटन होती है जिसमें कि ऊपर और नीचे 2 संकेत छपे होते हैं। तो अगर आपको ऊपर वाले संकेत को टाइप करना है तो आपको शिफ्ट के साथ उस बटन को दबाना होगा। देखिए शिफ्ट की, देखिए आप देखिए हम लोग अभी हम बताए थे नंबर की 2 रो में होता है। पहला फंक्शन की के नीचे, फंक्शन की के नीचे देखिए अगर हम लोग @ लिखेंगे, 2 में लिखा हुआ है, क्या @ लिखाएगा? अगर 2 को हम प्रेस करेंगे लिखाएगा? नहीं लिखाएगा। क्यों नहीं लिखाएगा? क्योंकि उसमें 2 अंक छपी हुई है और एक अंक को लिखने के लिए अगर हम लोग विदाउट शिफ्ट लिखेंगे तो एक बार 2 प्रेस करेंगे तो 2 लिखाएगा। अगर ऊपर वाले अंकित को अगर हम लोग लिखना चाहते हैं @ तो हम लोग शिफ्ट के साथ लिखेंगे, विद इन शिफ्ट। हम लोग शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करेंगे 2 को तब @ लिखाएगा। अगर 2 लिखना है तो एक बार 2 प्रेस करेंगे तो ठीक 2 लिख जाएगा, लेकिन विदाउट शिफ्ट। देखिए हम लोग पढ़ते एस्केप की। वर्तमान समय में खुले किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए एस्केप यानी ESC यानी एस्केप की का यूज किया जाता है। अगर आप कंट्रोल की के साथ एस्केप की दबाते हैं तो आपके कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। अब लोग एस्केप की को देखते हैं। एस्केप की का काम जानते क्या होता है? देखिए अगर आपके सिस्टम में कोई पॉपअप आ गया, कोई एप्लीकेशन खुल गया, वहाँ पे आपका क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आप उस केस में अब दूसरा अगर आप एप्लीकेशन को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आपका एप्लीकेशन ओपन नहीं होगा। अगर आप सिस्टम को शटडाउन करना चाहते हैं तो शटडाउन भी नहीं होगा। उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, एस्केप की का प्रयोग करते हैं। और देखिए दूसरा एस्केप की का प्रयोग क्या होता है, कंट्रोल की के साथ अगर हम एस्केप की दबाते हैं तो स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। अब देखिए कंट्रोल के साथ अगर हम लोग एस्केप की को प्रेस करेंगे तो स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। देखिए आप लोगों को खुद अभी दिखा होगा स्टार्ट मेन्यू। अभी हम जस्ट प्रेस किए कंट्रोल और एस्केप ESC तो देखिए स्टार्ट मेन्यू ओपन हो गया। चलिए अब हम लोग डिलीट की को चलते हैं। इस की का प्रयोग हम लोग किसी भी प्रोग्राम, फाइल या डाटा को हटाने के लिए करते हैं। नोट, अगर आप शिफ्ट के साथ किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को आप प्रोग्राम या डिलीट करते हैं तो बिना रिसाइकल बिन के हमेशा के लिए आपके कंप्यूटर से हट जाएगा। अब देखिए हम लोग कुछ भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो जानते क्या होता है कि वो जाके रिसाइकल बिन में जाके सेव हो जाता है। और रिसाइकल बिन में वो सेव ना रहे, ठीक है, रिसाइकल बिन में सेव ना रहे तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकल बिन में सेव नहीं होगा, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बैक एस्केप की पे चलते हैं। इस की का यूज, इस की का प्रयोग टाइप किए गए किसी भी डाटा या सूचना को दाएं से बाएं की तरफ समाप्त करने के लिए किया जाता है। अब देखिए बैक स्पेस की क्या हो गया, किसी का नाम लिखने में क्या हो गया, गलत हो गया, एम के जगह पे एन कर दिए तो उसको बैक स्पेस की के साथ बाएं से हम क्या कर सकते हैं, सॉरी दाएं से हम लोग बाएं की तरफ जा सकते हैं। तो उसको क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, एक स्टेप आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ आ सकते हैं।
अब देखिए स्पेस बार की को देखते हैं। इस की का प्रयोग दो शब्दों या अक्षरों के बीच स्पेस बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो कि कीबोर्ड में सबसे लंबी की होती है। और इस करते हैं। अब देखिए स्पेस को हम लोग देते हैं 2 बार, जैसे राम और रहीम दोनों लिखे तो क्या हो गया, राम और रहीम के बीच में स्पेस दे दिए। देखिए अब हम लोग देखते हैं नामलॉक की। नामलॉक की देखने के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कीबोर्ड पे, किसको किसको समझ में आया, किसको किसको समझ नहीं आया। नामलॉक की, इस की का उपयोग नंबर की पैड को ऑफ और ऑन करने के लिए किया जाता है, मगर नंबर की ऑफ रहेगा तो उसके अंदर आने वाले किसी भी चीज को यूज नहीं कर सकते जब तक कि आप उसे दोबारा ऑन नहीं कर लेते। मैं आपको बता दूं, नामलॉक की को दबाने के बाद आपके कीबोर्ड में एक लाइट के द्वारा इंडिकेट कर दिया जाता है कि नामलॉक की ऑफ है या ऑन। अब देखिए नामलॉक की को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से जानते हैं नामलॉक की होता क्या है। अब देखिए अभी हम लोग को बताए थे कि 2 साइड नंबर की होता है, एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। लेफ्ट साइड क्या होता है कि फंक्शन की के नीचे रहता है, और राइट साइड में ही रह जाता है। अब देखिए राइट साइड वाले कभी कभी काम नहीं करता है नामलॉक, दूसरा होता है कैप्स लॉक, तीसरा होता है स्क्रॉल। तो नामलॉक का अगर बल्ब इंडिकेट कर रहा है, अगर बल्ब ऑन है तो नंबर की मेरा काम करेगी, अगर बल्ब ऑफ है तो नंबर की वाला काम कभी नहीं करेगा। और कौन सा नंबर की काम करेगा, जो फंक्शन की के नीचे है। क्या कि नहीं? छोटू कुमार सर मेरा मोबाइल ऑफ हो जाएगा, लाइट नहीं है। छोटू कॉमेडी लाइट नहीं है छोटू, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद देखते हैं जैसा होगा उसके बाद फिर। और अगर लाइट मोबाइल अगर ऑफ हो जाएगा तो रिकॉर्डेड वीडियो को फिर आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग विंडोज की पे चलते हैं। विंडोज की क्या होता है कि सारे कीबोर्ड में डबल दिया हुआ रहता है, 2 दिया हुआ रहता है विंडोज की। और एक बार अगर विंडोज की को प्रेस कर देखिए, एक बार हम विंडोज की को प्रेस करके देखते हैं। देखिए आ गया विंडोज की वाला ऑप्शन आ गया, प्रेस करके देखिए। और ये जो सारे कीबोर्ड में आजकल सारे कीबोर्ड में डबल दिया हुआ रहता है। अब हम लोग देखते हैं टैब को। इस की का प्रयोग कर्सर को एक बार में 5 पॉइंट आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। मैं आपको बता दूं, आप इसे अपने ही हिसाब से सेट कर सकते हैं। और टैब का जो होता है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। टैब 5 पॉइंट आगे लेके जाता है, ठीक है। इंटर की देखते हैं। इस की का यूज पैराग्राफ चेंज करने के लिए किया जाता है, इसके अलावा भी इसका यूज किया जाता है। अब देखिए इस की का यूज हम लोग पैराग्राफ चेंज करने के लिए करते हैं। अब दूसरा देखिए, कुछ भी अगर विंडोज प्लस आर प्रेस किए, कुछ भी अगर कोई चीज़ को ओपन करना बताते हैं, विंडोज प्लस आर करके इंटर या ओके प्रेस कर दें। इंटर या ओके प्रेस करते हैं तो एक बार में देखिए इंटर या ओके कर दिया, आपका डबल काम हुआ, पैराग्राफ चेंज हुआ। उसके बाद यूआरएल को सर्च करते लिखे, उसको इंटर प्रेस कर दिया, वापस सर्च बॉक्स में लेके चला गया, सर्च भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं कैप्स लॉक। अगर कीबोर्ड में कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो कीबोर्ड में कोई भी अल्फाबेट को टाइप करेंगे तो वो अल्फाबेट कैपिटल टाइप होगा, ऑफ रहेगा तो स्मॉल में। अभी हम अल्फा न्यूमेरिक की में पढ़ा रहे थे, कैपिटल और स्मॉल 2 लेटर होता है, लेकिन कीबोर्ड में जो अंकित रहता है वो क्या रहता है, कैपिटल रहता है, स्मॉल नहीं रहता है, ठीक है। तो हमें क्या करना, स्मॉल लिखना, तो स्मॉल उस केस में कैसे लिखेंगे। कैप्स लॉक अगर ऑन रहेगा तो 2 नंबर जो बल्ब जो बताए थे, 3 गो बल्ब रहता है जो इंडिकेट करता है, एक कैप्स लॉक का रहता है, एक नाम लॉक का रहता है और एक स्क्रॉल का रहता है। अब देखिए कैप्स लॉक का बल्ब अगर ऑन रहेगा तो वो कैपिटल लिखाएगा, अगर कैप्स लॉक का बल्ब अगर ऑफ रहेगा तो वो स्मॉल में लिखाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे। प्रीति सिंह आप लाइव में बने हुए हैं। सोनू जायसवाल, अमित कुमार, अमित सर। उसके बाद देखिए प्रिंट स्क्रीन की क्या होता है, EYSRQ,
ये की का नाम है। इस की का यूज वर्तमान समय में ओपन किसी भी प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। मगर ध्यान रहे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में जाकर आपको कंट्रोल V की मदद से पेस्ट करना होगा, तभी वो स्क्रीनशॉट आपके सामने दिखेगा। अब देखिए, हम कोई किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो क्या करेंगे, इस की को एक बार प्रेस करेंगे, वो स्क्रीनशॉट हो जाएगा और कंट्रोल V की मदद से हम किसी न किसी फाइल में जाके उसको सेव कर सकते हैं, और किसी न किसी फाइल में जाके उसको हम सेव करेंगे, कंट्रोल V कर देंगे, वहाँ पेस्ट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। चलिए, उसके बाद आता है फंक्शन की। फंक्शन की को देखिए, अभी हम लोग 12 की और पढ़ना है टोटल है फंक्शन की। आप लोग कोई हमको लगता है लाइव में नहीं बने हुए, आप लोग सब चुपचाप हैं, शांत हैं। आप लोग लाइव में एक बार कमेंट में बताइए कौन कौन है, तभी तो लाइव कराने में मजा आएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट ही कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए, हम लोग देखते हैं फंक्शन की। फंक्शन की कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में होता है, जिसका प्रयोग एक विशेष कार्य को करने के लिए होता है, जो F1, F2, F3, F4, F5 से लेके F12 तक के रूप में अंकित किया हुआ आता है। अब देखिए, फंक्शन की का जो प्रयोग होता है बहुत ही आसान हो जाता है। अगर फंक्शन की का हम लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत ही आसान हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं F1 से शुरू करते हैं। F1 की जो होता है ना, वो हेल्प ऑप्शन का काम करता है। देखिए, F1 में हेल्प ऑप्शन का है। हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए F1 का प्रयोग करते हैं। आप जिस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में F1 प्रेस करेंगे, हेल्प ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, चाहे आप वहाँ से हेल्प आप ले सकते हैं। F1 का समझ में आ गया होगा कि हम लोग हेल्प का काम करते हैं F1 से। चलते हम लोग F2। इस की का इस्तेमाल हम लोग किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए करते हैं। अब जैसे किसी का नाम को चेंज करना है, किसी फाइल या फोल्डर का, क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट कर देंगे, और सेलेक्ट करने के बाद क्या कर देंगे, F2 प्रेस करेंगे, वो ऑटोमेटिक रीनेम के चेंज में आ जाएगा, वहाँ से हम लोग रीनेम कर सकते हैं। अब हम लोग करते हैं थर्ड वाला F3। इस फंक्शन की का इस्तेमाल कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर, इमेज, वीडियो, सॉफ्टवेयर इत्यादि चीज़ों को सर्च करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इंटरनेट पर भी F3 का प्रयोग किसी भी वेब पेज या अन्य चीज़ों को खोजने के लिए किया जाता है। और फंक्शन की जो होता है वो क्या करता है, किसी अन्य चीज़ को वेब पेज में खोजने के लिए F3 का हम लोग प्रयोग करते हैं। हम लोग लैब में देखेंगे, लाइव जो लैब का कराएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे F2, F3, F4 जितना भी फंक्शन की है, जितने भी की के बारे में बताए, सारे की का आप लोग को लैब करके बताया जाएगा। चलिए, हम लोग क्या चलते हैं, F4 पे चलते हैं। इस फंक्शन की का इस्तेमाल अन्य की के साथ कर सकते हैं, जैसे ऑल्ट के साथ F4 शटडाउन। आप लोग शटडाउन कंप्यूटर करने के लिए किसको आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन ऑल्ट F4 यूज करते हैं, ऑल्ट प्लस F4। F4 क्या हो गया, फंक्शन की। और ऑल्ट की जो होता है कभी भी अकेले काम नहीं करता, आप लोग को बता दिए थे, ये किसी के साथ में काम करता है, लेकिन आप देखिए किसके साथ काम करता है, ऑल्ट प्लस F4 के साथ काम करता है। और F5 पे चलते, इस की का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमें अपने कंप्यूटर या वेब पेज को रिफ्रेश करना होता है। अब देखिए, हम लोग रिफ्रेश कैसे करते हैं, कि कोई भी कंप्यूटर को राइट क्लिक करते हैं, रिफ्रेश, लेफ्ट क्लिक, राइट, रिफ्रेश, लेफ्ट। तो हम लोग F5 के थ्रू भी हम लोग रिफ्रेश कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं F6। F6 का प्रयोग करके आप डायरेक्ट वेब पेज के URL के पास जंप कर सकते हैं, और आप उसे एडिट या अन्य URL को टाइप कर सकते हैं। एडिट कीजिए, चाहे आप अन्य URL को टाइप करके आप उसमें वो कर सकते हैं। किसके थ्रू, F6 के थ्रू, मतलब फंक्शन की 6। F7 का प्रयोग स्पेलिंग को चेक करने के लिए करते हैं, किसी अन्य बटन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। और F7 जो है कभी भी अकेले काम नहीं करता, उसको सेलेक्ट करके उसका स्पेलिंग को चेक किया जाता है, और किसी अन्य बटन के साथ इसका काम होता है। हम लोग बारी बारी से पढ़ते जाएंगे, सारे बटन के बारे में जानेंगे कि किसका बटन कहाँ यूज है, A to Z आप लोग को बताया जाएगा। सारे शॉर्टकट की के बारे में बताया जाएगा। आप लोग मदर टेरेसा डिजिटल एजुकेशन चैनल पे आप आके वीडियो को आप डेली देख सकते हैं, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए
कृपया करके वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जब हम लोग लाइव आए या वीडियो को अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलते रहे। अब चलिए हम लोग ऐप 8 के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप सेफ मोड में जाना चाहते हैं तो विंडोज बूटिंग के वक्त ऐप 8 प्रेस कर सकते हैं और आप सेफ मोड में आसानी से जा सकते हैं। अगर देखिए सब सिस्टम को रीसेट किया जाता है, बूटिंग किया जाता है, फॉर्मेट किया जाता है, तो आप वहाँ पे ऐप 8 का प्रयोग करके आप वहाँ से सेफ मोड में कंप्यूटर को आप भेज सकते हैं। अब ऐप 9 का प्रयोग करते हैं। इस फंक्शन की का इस्तेमाल अकेले नहीं बल्कि इसके अलावा किसी दूसरे बटन और शिफ्ट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ऐप 9 की कभी भी अकेले काम नहीं करता, ये किसी के साथ में ही काम करता है। सबको लैब जब हम लोग पढ़ाएंगे तो लैब के बारे में सबको अभी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लैब पढ़ेंगे। इस की का इस्तेमाल अकेले नहीं होता है बल्कि किसी अन्य की के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करने पर राइट क्लिक मेन्यू ओपन हो जाता है। अब देखिए राइट क्लिक मेन्यू अगर हम लोग को ओपन करना, एक बार राइट क्लिक माउस में प्रेस करेंगे तो ओपन मेन्यू हो जाएगा। और ये लॉन्ग हो गया, ये क्या बोल रहा है, आप राइट क्लिक मेन्यू को ओपन करने के लिए क्या कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ F10 को आप प्रेस कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ F10। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या चलते हैं F11। ब्राउजर को फुल स्क्रीन मोड में देखने के लिए या लाने के लिए इस बटन का प्रयोग किया जाता है और ब्राउजर को फुल स्क्रीन मोड में लाने के लिए F11 का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब चलिए F12 क्या हो गया। इस बटन का प्रयोग सभी जगह अलग अलग के रूप में होता है। अगर आप क्रोम ब्राउजर पे F12 प्रेस करेंगे तो आपके सामने MS वर्ड में कुछ और सेव का ऑप्शन आ जाएगा और MS वर्ड में कुछ और आ जाएगा, वहाँ पे कुछ और, मतलब इसका प्रयोग जो है ना अलग अलग होता है। F12 हम लोग प्रेस करेंगे क्या करने के लिए करेंगे, सेव करने के लिए। अब देखिएगा इसको अगर इंटरनेट पे अगर हम लोग F12 प्रेस करेंगे तो वो कुछ अलग काम करेगा और वास्तव में ये सेव एज होता है। अगर हम लोग MS वर्ड पे अगर हम लोग काम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेव एज हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए। 5 मिनट आप लोगों को समय मिलेगा, उसके बाद हम लोग रेस्ट करेंगे। फिर अगले दिन हम लोग कल लाइव पे फिर आएंगे और ये वीडियो 5 बजे अपलोड हो जाएगी और आप लोग ये वीडियो को बार बार देखते रहिए। और जहां अगर आप लोग को दिक्कत हो, आप लोग जो ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं वो ऑफलाइन क्लास में आके 5 मिनट 10 मिनट पहले आप आके आप डिस्कस कर सकते हैं, या ना तो फिर लाइव क्लास में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए थैंक यू। और जिनको भी ऑफलाइन पढ़ना है तो आप लोग को बता दिया गया है कि सेंटर कहाँ है, कोतवाली में है। कोतवाली कहाँ, बाका कोतवाली हाट में स्थित है। मोबाइल नंबर क्या है 8252375431। आप आके यहाँ पे लाइव क्लास भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है और आप दोनों मोड में क्लास आप कर सकते हैं। और कंप्यूटर सीखने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट देगा और उस सर्टिफिकेट को लेके आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जा सकते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। जिनको कोतवाली में पढ़ना और जिनको भागलपुर वाले जो भी वीडियो देख रहे हैं, जिनको अगर भागलपुर में अगर पढ़ाई करना है, कंप्यूटर सीखना है, मदर टेरेसा ये जो सेंटर है, ये सेंटर कहाँ है, SM कॉलेज रोड नियर काली मंदिर, जस्ट काली मंदिर के बगल में 2nd फ्लोर पे कंप्यूटर सेंटर है, जो नाम से है मदर टेरेसा डिजिटल एजुकेशन के नाम से है। आप वहाँ भी जाके आप क्लास कर सकते हैं और वहाँ पे ऑफलाइन मोड क्लास होता है, ऑनलाइन मोड क्लास वहाँ पे नहीं होती है। ऑनलाइन मोड सिर्फ कोतवाली वाले सेंटर पे ही होती है और कोई भी सेंटर पे नहीं होती है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों मोड में पढ़ाई कर सकते हैं। और जिनको नोट्स अगर परचेज करना है तो वो दिए गए नोट्स में जो नंबर है आप वहाँ से आप फ़ोन करके मैसेज करके आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए थैंक यू। जिनको भी दिक्कत होगा वो आप लोग बताइए कमेंट में, और या अगर कमेंट में नहीं बताइएगा अभी लाइव में तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। जो वीडियो अपलोड होगा 5 बजे अपलोड हो जाएगा,
सारे स्टूडेंट को वीडियो देख के आना है और सारे स्टूडेंट के बारे में इसका एक वाइवा के रूप में आपसे पूछा जाएगा कि आपने वीडियो देखा था या नहीं देखा था, क्योंकि आपने जब वीडियो देखा तो उसमें क्या क्या पढ़ा, जो क्या क्या सिलेबस पढ़ा है, ये सारी चीज़ आपसे पूछा जाएगा। जो ऑफलाइन मोड में जो पढ़ाई कर रहे, जो ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उनसे तो नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि वो तो उनका तो कोई डाटा मेरे पास नहीं है। जो ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वो खुद अच्छा से वीडियो को देखिए और पढ़िए, और आप लोग का एग्ज़ाम हर एक सप्ताह आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। रूटीन बना दिया जाएगा, हर एक सप्ताह आप लोग का एग्ज़ाम होगा। चलिए आप लोग बताइए किनको किनको कहाँ कहाँ दिक्कत हुआ। चलिए आप शुरू कीजिए। प्रीति सिंह, आपसे शुरू करते हैं, उसके बाद छोटी, उसके बाद चलिए सोनू जायसवाल, चलिए आप लोग कोई कमेंट तो नहीं कर रहे, हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग कोई लाइव से नहीं जुड़े हैं। चलिए हम लोग